हेलो दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट की, मतलब कि जो हमारी स्टैटिक जीके होती है। स्टैटिक जीके होती है हमारी किसके अंदर? पीसीएस के अंदर, मतलब कि जो हमारी जुडिशरी के अंदर स्टैटिक जीके आती है उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, है ना। जैसे कि इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाता है, क्या क्या इंक्लूड हो जाता है। इसके अंदर आपकी हिस्ट्री आ जाती है ना। उसके बाद आपकी हिस्ट्री भी दोनों आ जाती है, जो हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया होती है और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड होती है। उसके बाद इसके अंदर आपकी ज्योग्राफी आ जाती है। उसके बाद आपका इसके अंदर क्या आ जाता है, साइंस आ जाती है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स आ जाती है, जिसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। और कंप्यूटर के बारे में आ जाता है ना। ये सब चीज़ें जो है हमारी बेसिक होती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो स्टैटिक जीके में होती है। स्टैटिक जीके क्यों? क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होती। चेंज नहीं होती, एक बारी जब आप पढ़ लोगे इसको तो ये वही की वही रहेगी। सिर्फ आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। ठीक है। वहीं जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ये आपको डेली बेसिस पे पढ़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? डेली बेसिस पे पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात करते हैं। आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ हिस्ट्री का, जो हमारे जुडिशरी में पढ़ा जाता है। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे पीसीएसजे, मतलब जो आपकी जुडिशरी है उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। और आपको अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना हो तो कुशांक 10 कोड यूज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। अब जरूरी नहीं है कि अभी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है, आप कुछ मेरी पहले लाइव क्लासेस भी देख सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है। अभी मेरी चल रही है तो आप अन अकेडमी पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके वो देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉर श्योर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको मेरे सारे और मेरे जैसे कई और टीचर्स भी मिलेंगे, जिसको आप करके आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन घर बैठ के कर सकते हो, कहीं पे भी। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये रहता है कि आप थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के साथ, जो भी आपके मतलब इतने सारे हमारे बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो इसमें से आपको अलग रहना है तो आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, जितने भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी हमारे आते हैं, सब कवर करते हैं। और इसके अंदर आप कभी भी लैंग्वेज के पेपर को मत भूलना, जिसकी आज हम स्टैटिक जीके जिसके अंदर बात कर रहे हैं और जिसके अंदर हमारी ट्रांसलेशन और ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे कवर की जाएंगी और मैं ही इन चीज़ों को कवर कराऊंगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे फीचर्स क्या रहते हैं, अगर आप करते हो, यहाँ पे सब्सक्राइब करते हो, तो आपकी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी। आप लाइव क्लासेस के दौरान क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इवन कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आएगा उसके अंदर, अगर जो लाइव क्लास ले रहा है उसको लगता है आपका क्वेश्चन अच्छा है तो वो आपसे लाइव बात कर सकता है, जो कि सब सुन सकते हैं। पोल्स होते हैं, अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे जब हम टेस्ट करते हैं, यहाँ पे आपकी प्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे आज हमारा सीआरपीसी का है, कल हमने टॉट का किया था, इसी तरीके के हम एमसीक्यूज करते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर आपको पोलिंग का ऑप्शन मिलता है। 4 ऑप्शन मिलते हैं जिसके ऊपर आप टिक लगाते हो और आपको पता चलता है कि सही है या नहीं है। ठीक है। आप रेज हैंड कर सकते हो, आपकी क्लास कभी मिस नहीं होगी, आपको ये बेल आ जाएगी। लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे आपको क्लास के बाद, और आप एनी टाइम एनीवेयर कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, पीसी से, जहां से आपको करना है आप ये अटेंड कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट्स रहते हैं, इसके अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और ये आपकी जो है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इस वाले एग्जाम को सब लोग जो है लाइटली लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। लॉ की प्रिपरेशन तो देखो सब करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लॉ पढ़ेंगे और आप भी पढ़ोगे, अच्छे से ही पढ़ोगे। लेकिन इस वाले एग्जाम को, जो हमारा जीके का रहता है, जीके जिसके अंदर आती है, उस चीज को हम लाइटली लेके चलते हैं और एट द एंड मोमेंट हम इसको नहीं कर सकते। काफी वास्ट होता है तो इसकी रिवीजन आपको बार बार करनी पड़ेगी, बार बार आप पढ़ोगे तभी होगा। तो आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि हिस्ट्री के अंदर है क्या। ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री हमारी कैसी है। हिस्ट्री हमारी दो तरीके की हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है और वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। तो पहले हम इंडिया की हिस्ट्री के अंदर रहते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का भी देखेंगे। हिस्ट्री को हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। कैसे? एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। कैसे क्लासिफाई किया है? एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब ये किस किस पीरियड को हमने डिवाइड कर रखा है? जब हमारे ऊपर हिंदू रूलर्स रूल कर रहे थे, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके जब तक भी हमारे ऊपर हिंदू रूलर्स ने रूल किया है,
तब तक का पीरियड ये है। उसके बाद जब मुस्लिम रूलर्स आ गए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने इन्वेजन किया था, तो उसका पीरियड जो है हमने मेडिवल के अंदर रखा हुआ है। और मॉडर्न के अंदर जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया और अभी तक जो हमारा टाइम चल रहा है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है। तो हमको सब पढ़ने होते हैं, इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इनमें से भी आते हैं, एंशियंट में से भी, मेडिवल में से भी। अब देखो, इससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म सीखनी होंगी। क्या वो टर्म है? एक तो आपको बीसी और एडी का मतलब पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वही जो आपकी छोटी क्लासेस की नॉलेज है वो आपको अच्छे से होनी चाहिए। देखो, जब भी कोई डेट्स लिखी जाएंगी आपके सामने ऐसे आएगा 2000 एडी या फिर 1001 बीसी। तो आपको कैसे पता चलेगा आज से कितने साल पहले की बात हो रही है? सबसे पहले तो बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उससे पहले का टाइम। और एडी मतलब कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके बाद का टाइम, एनो डोमिनी। तो जीसस, जैसे अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं इस तरीके से, अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो नंबर लाइन है हमारी क्या है, और ये एक तरीके से आप ईयर्स बोल सकते हो सारे। और यहाँ पे हमने मिडल में एक ईयर लिया है जिसको हम जीरो बोलते हैं, जिस ईयर के अंदर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो इससे पहले का जितना टाइम है उसको हम बीसी से डिनोट करते हैं और इससे आगे के टाइम को एडी से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ से हम जितना पीछे टाइम में जाएंगे, जैसे अगर मैं बोलूँ 1 बीसी, तो आप आज से कितने साल पहले चले जाओगे? ये तो आप पूरा का पूरा टाइम कवर करोगे ही करोगे। मतलब अगर अभी 2021 के अंदर चल रहे हैं तो ये सारा टाइम कवर किया, जीरो से लेकर 2021 तक का। इसके बाद अब हमने 1 बीसी की बात की, तो मतलब इसके अंदर 1 प्लस कर दो, तो आज से 2022 साल पहले की बात हो रही है। मैं बोलूंगा 500 बीसी, तो मतलब कि 2021 के अंदर 500 ऐड कर दो, तो मतलब कि हम 2521 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ 500 एडी, तो मतलब कि हम इस नंबर लाइन से इस तरफ आ गए। अब हमें इधर नहीं रहना, हम इस तरफ आ गए। तो हम यहाँ पे 2021 के ऊपर है, तो यहाँ कहीं पे 500 एडी होगा। मतलब कि मेरे को ये वाला टाइम हटाना है इसमें से, तो 2021 में से मैं 500 माइनस कर दूंगा। दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं 1500 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आज से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि एडी और बीसी और एडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको क्लियर रखना कि बीसी और एडी का मतलब क्या होता है। अभी हम कौन से ईयर में जी रहे हैं? 2021 एडी के अंदर रह रहे हैं अभी हम, एनो डोमिनी। ठीक है, उसके बाद अब देखो, हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो इसके नॉमिनिक्लेचर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। तो देखो, इंडिया के 3 नाम है। एक तो भारत नाम है ना, एक हम इसको हिंदुस्तान बोलते हैं, और एक हम इसको इंडिया बोलते हैं। तो ये 3 नाम कैसे पड़े इंडिया के, उस चीज़ को हमें देखना है। तो देखो, जो पुराण है, हमारे जो पुराण होते हैं, उनसे हमें हमारा नाम भारत मिला। ये कैसे मिला? एक टाइम पे हमारे कंट्री के ऊपर, जो भारत कंट्री, जो इंडिया का रीजन है, ये जो पूरा हमारा जो रीजन रहता है ये पूरे इंडिया का, इसके ऊपर एक राजा राज कर रहे थे जिनका नाम क्या था? भारत। इनका नाम क्या था? भारत। तो इसलिए हमारे पुराणों में आपको देखने को मिलेगा कि उस समय को भारत वर्ष बोला गया। क्या बोला गया? भारत वर्ष बोला गया। और जो लोग यहाँ पे रहते थे उन्हें क्या बोला गया? भारतीय बोला गया। हम सब क्या है? भारतीय है। हु एवर इज लिविंग इन दिस कंट्री, दैट पर्सन इज कॉल्ड भारतीय। ठीक है, तो यहीं से हमें हमारा नाम क्या मिला? भारत मिला। तो ये भारत नाम हमें किसने दिया है? हमारे पुराणों ने दिया है। जो हमारे पुराण है उनसे हमें हमारा नाम भारत मिला। उसके बाद जो इंडिया नाम है वो हमें कैसे मिला? वो हमें ग्रीक्स ने हमारा नाम इंडिया दिया है। वो नाम हमें कैसे मिला? जब ये सिंधु नदी के पास आए थे, तो सिंधु नदी के उस पार जो इंडस जो हमारी एरिया है, मतलब जो सिंधु नदी के पार का वो रीजन है, उसको इंडस इस तरीके से बोलते थे, तो हमारा नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। और हिंदुस्तान नाम हमारा कैसे पड़ा? जितने भी मुस्लिम हिस्टोरियंस थे, जो आपको मिडिल ईस्ट की कंट्रीज मिलेंगी, उन्होंने अपनी जो इतनी भी रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर ये जो रीजन है हमारा जहाँ पे हम रहते हैं, इसको हिंदुस्तान से डिनोट किया है। किससे किया है? हिंदुस्तान से डिनोट किया है। तो इसलिए ये हमारा नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो हमें 3 नाम हमारे मिले। कौन कौन से? इंडिया नाम मिला जो हमें ग्रीक्स ने दिया, भारत नाम हमें हमारे पुराणों से मिला, और हिंदुस्तान नाम हमें मुस्लिम हिस्टोरियंस ने दिया। तो इस तरीके से हमें हमारे 3 नाम मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आया कि हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बीसी और एडी का मतलब क्या होता है, और हमें हमारे 3 नाम कैसे मिले इंडिया के। उसके बाद हम आगे आए, तो देखो, जैसे कि हम जब हिंदू लॉ पढ़ते हैं, मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं। क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं, कि हमें कहाँ से हमारा लॉ मिलता है ना। इसी तरीके से हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज हैं कि यहाँ से आपको हिस्ट्री मिलेगी। क्या मिलेगी? हिस्ट्री मिलेगी।
है ना। तो वही चीज है, आप देखो कैसे हमें हिस्ट्री मिलती है हमारे रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट से। तो इसके चार सोर्सेज कहे जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स होते हैं, यहाँ से हम हिस्ट्री लेते हैं। ये रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन अब जैसे उस टाइम पे क्या हो रहा था समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स होती है कि जो उस टाइम के लोग होते थे वो बहुत सारी बुक्स लिखते थे, इस तरीके की चीजें होती थी। फिर कुछ फॉरेनर्स जो थे वो इंडिया आते थे, जैसे चाइनीज इंडिया आते थे, इटालियन लोग इंडिया आते थे, तो वो इंडिया के बारे में लिखते थे, ठीक है, मैगस्थनीज और ऐसे ये सब लोग। और इसके अलावा क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। अभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हो गई, या जैसे कोई जगह हमने नीचे उसको एक्सकेवेट किया, मतलब यहाँ पे खोदा इस जगह को, यहाँ से कुछ स्टोन्स निकले, कोई यहाँ से यूटेंसिल्स निकले, तो ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। अब कहीं पे हम कोई हमारे सामने जैसे कि मॉन्यूमेंट्स आते हैं, है ना, ये सब के सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर आते हैं। तो ये चार तरीके हैं जिससे हमें हमारी हिस्ट्री पता चलती है। अब देखो जो हिस्ट्री हमने शुरू करनी है वो हम आगे चल के करेंगे। यहाँ पे पहले हम इन सोर्सेज को देखते हैं कि ये सोर्सेज हैं क्या, जिससे कि हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हम रिलीजियस स्क्रिप्ट्स को देखते हैं कि रिलीजियस स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी है हमारे पास। तो रिलीजियस स्क्रिप्ट देखिए 10 चीजें कवर होती हैं रिलीजियस स्क्रिप्ट्स के अंदर, लेकिन आप इसको 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। पहली जो ये 8 चीजें हैं, वेद से लेके हमारे अरनायक तक, ये सब क्या है, वैदिक लिटरेचर आप इसको बोल सकते हो। ये सब वैदिक लिटरेचर है। क्या है, वैदिक लिटरेचर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रिलीजियस उसके अंदर आओगे तो आपको इंडिया के अंदर जैन लिटरेचर मिलेगा और बुद्धिस्ट लिटरेचर मिलेगा। तो ये सब क्या है, रिलीजियन से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है, लेकिन इससे आपको हमारी हिस्ट्री पता चलेगी। क्या पता चलेगी, हिस्ट्री पता चलेगी, है ना। तो ये जो चीजें हमें देती है, तो सबसे पहले हम रिलीजियस स्क्रिप्ट्स को देख रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट सोर्स है। 4 सोर्सेज में, 4 सोर्सेज में से पहला सोर्स हमारे ये 10 चीजें हैं। अब देखिए इनके अंदर सबसे पहले हम अपने वेदों को देखते हैं। ये बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अब देखो वेद क्या होते हैं, वेद जो है इंडिया की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं, मतलब जो सबसे पुरानी लिखित चीज मिलती है आपको, क्या मिलती है, वेद मिलते हैं। इससे पहले भी हमें रिटर्न चीजें मिलती हैं, लेकिन वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनको क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब थी उस टाइम की भी हमें कुछ चीजें मिलती हैं रिटर्न के अंदर, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते। आज तक वो लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आई। तो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट जिसकी लैंग्वेज हमें समझ आई है वो क्या है, वेद है हमारे। क्या है, वेद है। तो इसलिए ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया बोली जाती है। और इसके कंपाइलेटर कौन है, वेद व्यास जी हैं। कौन, वेद व्यास जी। याद रखना ये क्रिएटर नहीं है, ये क्या है, इसके कंपाइलेटर हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करी, बहुत सारी अलग अलग लोगों ने लिखी होगी, उसको एक जगह पे ले आए। तो ये क्या है, वेद व्यास जी वेद के कंपाइलेटर हैं। ही इज नॉट द क्रिएटर, ही इज कंपाइलेटर। नाउ वी हैव 4 टाइप्स ऑफ वेद्स। कौन कौन से वेद हैं हमारे सामने, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कि सबसे पहले ऋग्वेद आता है हमारे सामने, फिर सामवेद, देन यजुर्वेद, देन अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का जो टाइम है ये अगर आप देखोगे तो ये मैट्रियार्कियल टाइम बोला जाता है, जहां पे स्त्री प्रधान हमारा जो समाज था वो स्त्री प्रधान था। लेकिन जैसे जैसे हम पुराणों में आगे बढ़ेंगे, जो टाइम हमारा आगे बढ़ेगा, पैट्रियार्कियल सोसाइटी की तरफ हम आगे बढ़े, पुरुष प्रधान सोसाइटी की तरफ हम आगे बढ़े, और जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो बहुत ही वर्स्ट हो गई, वर्स्ट कंडीशन हो गई, बहुत ही खराब कंडीशन हो गई, ठीक है। तो आप देखिए ऋग्वेद क्या है, सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेद जो है हमारे क्या है, वो ओल्डेस्ट वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऋग्वेद इज आवर ओल्डेस्ट वेद। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, रुचा होती है, रुचा। क्या बोलते हैं, रुचा। रुचा क्या होती है, हिम्स जो पढ़ते हैं ना, मंत्र वगैरह, वो सब चीजें। तो इसके अंदर जो रुचाज होती हैं उसको क्या जो हिम्स होती है उसको क्या बोलते हैं, रुचा बोलते हैं। अब इसके अंदर कितने क्या क्या चीजें हैं, जैसे हम अगर हम देखें अपने ऋग्वेद को क्लासिफाई करें कि हमें ये चीजें इसमें से देखने के मिलेंगी, तो इसके अंदर हमारे 10 मंडल हैं। 10 मंडल जैसे अभी आप देखते हो ना कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, इस तरीके से इसके अंदर 10 चैप्टर है। तो याद रखना कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर है, जिसको हम मंडल बोलते हैं। 1028 सुक्ताज हैं, जैसे कि सब पैराग्राफ्स होते हैं ना, उस तरीके से 1028 सुक्ताज हैं। और 10,462 रुचा हैं। जो हमारी हिम्स है वो 10,462 है, जिसका ये पूरा कलेक्शन है हमारा, जिस चीज से हमारा ये बना है वेद, वो इसके अंदर टोटल कितने हैं, 10,462, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये थोड़ा से फैक्ट याद रखने पड़ेंगे कि जो ये जो 10,462 रुचा है, इसमें से 250 रुचा जो है इंद्रदेव को डिनोटेड है, क्योंकि सबसे लोकप्रिय गॉड जो उस वक्त पे थे, भगवान जो थे, वो कौन थे, इंद्रदेव थे। कौन थे, इंद्रदेव थे। तो 250 रुचाज, 250 हिम्स आपको इंद्रदेव के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद 200 जो है अग्नि की देवता के लिए मिल जाएंगी। एंड देन
बाकी हमें याद नहीं करना, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी। और जो लोग इस वेद को पढ़ते हैं, किस कौन से वेद को, ऋग्वेद को, उनको क्या बोला जाता है, होत्रु बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है, होत्रु के नाम से बुलाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि द सेजेस हु रीड्स ऋग्वेद आर नॉन एज, तो आपको वहां पे 4 ऑप्शन देगा और आपको होत्रु के ऊपर टिक लगाना होगा। ठीक है, अब ये जो ऋग्वेद है हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ये हमें पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ आर्यंस भी बताते हैं। कैसे कि जैसे कि इसके अंदर हमने क्या देखा था कि 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर है। लेकिन ये चैप्टर के अंदर है क्या क्या, तो सारे चैप्टर्स नहीं, कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसमें से एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। देखो, थर्ड मंडल मतलब कि थर्ड चैप्टर किसने कंपोज किया था, ये विश्वामित्रा ने कंपोज किया था। किसने कंपोज किया था, विश्वामित्रा ने कंपोज किया था। याद रखना, किसने कंपोज किया था, विश्वामित्रा ने कंपोज किया था। इसी मंडल के अंदर जो गायत्री मंत्र है जो हम पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो आपको इसी थर्ड मंडल के अंदर मिलेगा। तो ये आपसे पूछेगा कि कौन से मंडल में हमें हमारा गायत्री मंत्र मिलता है और ये कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, सावित्री गॉडेस को डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है, सावित्री गॉडेस को डेडिकेटेड है हमारा गायत्री मंत्र। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपका आ सकता है। उसके बाद थर्ड के बाद हमारा 8th मंडल इंपॉर्टेंट आता है। इसके अंदर आपको हैंड रिटन हिम्स मिलेंगी, इनकी डिस्क्रिप्शन मिलेंगी, जिसको क्या बोला जाता है, खिल भी बोला जाता है। जिसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, खिल वर्ड यूज होता है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद 9th मंडल आता है जिसके अंदर गॉड सोम का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, सोम देवता का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। और उस वक्त एक ड्रिंक पी जाती थी जिसका नाम था सोमरस। क्या बोलते थे, सोमरस। ये जो सोम गॉड है ये किस चीज के, वेजिटेबल्स के या प्लांट्स के आप गॉड बोल सकते हो। तो उस वक्त एक रस होता था जिसका नाम सोमरस होता था, जो कि एनर्जी ड्रिंक होती थी। जब भी लोग जैसे जो वॉर के अंदर जाते थे तो इस ड्रिंक को पी के जाते थे, जिसको क्या बोला जाता था, सोमरस बोला जाता था। तो ये एक एनर्जी ड्रिंक होती थी उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मंडल आता है 10th मंडल, जिससे आपको क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। तो 3rd, 8th एंड 10th मंडल इज इंपॉर्टेंट, फ्रॉम विच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। अब देखो, यहीं पे इसी मंडल के अंदर हमारे ऋग्वेद के आपको वर्ण सोसाइटी के बारे में पता चलेगा। जो 4 वर्ण होते हैं ना हमारे, जो हम देखते हैं हिंदू समाज के अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए, जब ओरिजिनली हमारे ऋग्वेद में इसको डाला गया था इन वर्णों को, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से डाला गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन थी कर्मों के बेस पे थी। अब इसका मतलब क्या है, कर्मों के बेस पे मतलब मान लीजिए ए जो है, मान लीजिए कि वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है। वो ब्राह्मण से क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि वो पूजा पाठ का काम करता था। ठीक है, एजुकेशन वगैरह ये सब चीजें करता था वो। अब इसका एक बेटा होता है या बेटी होती है, वो क्या करता है, डिफेंस में चला जाता है, मतलब कि आर्मी में चला जाता है। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाएगा कि ये क्षत्रिय है। तो जो जैसा काम करेगा वो उस वर्ण का होगा। ये हमारा ओरिजिनल तरीका था इन वर्णों को डिवाइड करने का। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो ये सब चीजें किसकी बेसिस पे होगी, बर्थ के बेसिस पे। क्या बोलते हैं अब, ये होता है कि जो ब्राह्मण है उसके घर जो पैदा होगा वो ब्राह्मण ही होगा। ये बर्थ बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। तो ओरिजिनली हमारे ऋग्वेद के अंदर ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था, ये था कर्मों के बेसिस पे, कि आप जैसा काम करोगे आप उस वर्ण के कहलाओगे। ठीक है, कोई सर्विसेज देता है किसी को तो वो शूद्र वर्ण का कहलाएगा। कोई ट्रेड करता है, बिजनेस का काम करता है, वो वैश्य वर्ण का कहलाएगा। ऐसा नहीं होता था कि जो ट्रेड करता है उसके घर जो उसका पैदा होता है नेक्स्ट उसका बेटा या बेटी वो भी वैश्य ही होगा, ऐसा नहीं होता था। वो पैदा होके जो काम करेगा इन चारों में से किसी भी चीज के अंदर, वो उस वर्ण का कहलाएगा। तो ओरिजिनली ये हमारा कर्मों के बेसिस पे था, लेकिन आगे चलते चलते ये हमारे बर्थ के बेसिस पे आ गया क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर एक अलग से बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के नाम से आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड वेद आता है साम वेद। कौन सा वेद, साम वेद। ये जो हमने अभी ऋग्वेद पढ़ा ना, ऋग्वेद के अंदर जो चीजें लिखी हुई है, हिम्स लिखी हुई हैं, उनको हमने मेलोडीज एंड चैंट्स के फॉर्म में लिख दिया। गाते हैं ना, गा के चीज हमें जल्दी याद हो जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि उस वक्त रिटर्न में नहीं होता था, तो चीजों को याद करके आगे आगे जनरेशन तक लेके जाया जाता था। तो इसके अंदर जितने भी हमारे 10,462 रुचाएं हैं ऋग्वेद की, उनको मेलोडीज और चैंट के फॉर्म में बताया गया है। कैसे याद करना, म्यूजिक के फॉर्म में याद करना। इसीलिए ही साम वेद को इंडिया के अंदर क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक बोला जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि यहां से बन गया कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो साम वेद इज फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। और इसका रीडर कौन होता है, उसको हम उद्गात्री बोलते हैं। जैसे ऋग्वेद के रीडर को हम होत्रु बोलते हैं, इसी तरीके से जो सामवेद पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उद्गात्री बोलते हैं।
ठीक है। तीसरा वेद आता है हमारे सामने यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। तो यहाँ पे हमें रिचुअल्स बताए गए, हमें रिचुअल्स की कंपाइलेशन है ये पूरे, जिसको कर्म कांड बोला जाता है। इसके रीडर को हम क्या बोलते हैं? अधर्व्यू। तो होत्रु, उद्गात्री और अधर्व्यू। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये प्रोज एंड वर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमें बस इतना ही जानना है यजुर्वेद के बारे में। और आखिरी वेद जो चौथा वेद आता है हमारा, वो कौन सा है? अथर्व वेद है। कौन सा वेद है? अथर्व वेद है। ये हमारा लास्ट कंपोज्ड वेद है, इसके बाद हमारे कोई और वेद नहीं बने। इसके क्रिएटर कौन थे? अथर्व ऋषि। तो इन्हीं के नाम से, अथर्व ऋषि के नाम से ही इस वेद का नाम रख दिया गया। ठीक है। और इसके अंदर हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे हमें डिजीज से बचना है, डिजीज प्रिवेंशन के बारे में मिलता है, तंत्र मंत्र की नॉलेज मिलती है, उस वक्त के कॉमन मैन के बिलीफ क्या थे, सभा समिति के बारे में पता चलता है, जो प्रजापति की दो बेटियां थी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज ये आई थी कि जो गर्ल चाइल्ड का बर्थ है उसकी ब्लैफेमी के बारे में बता रखा है, उसको अच्छा नहीं बताया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऋग्वेद में हमारे हम एक तरीके से मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, स्त्री प्रधान सोसाइटी थी, लेकिन अथर्ववेद तक आते आते गर्ल्स का चाइल्ड ही सही नहीं बता, गर्ल का बर्थ ही अच्छा नहीं बताया गया। तो हमारी सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्कियल सोसाइटी की तरफ आ गई और वुमेन की कंडीशंस जो थी वो काफी ज्यादा वर्स्ट हो गई। तो यहाँ पे हम इतना ही सीखते हैं अभी, बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप उसके लिए अनअकैडमी भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम इसी तरीके से पूरे टॉपिक्स को खत्म करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिएगा।